नमस्कार, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं द फ्रीलांसिंग शो टीएफ। बस ठीक है फिर। आज ऑडियंस की डिमांड पर मैं पूछ लेता हूँ, बस आप ले आए ना, बस मैं आपको 2 मिनट बता दूँ जो कि सीए और सीएफए दोनों, और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सीए और सीएफए केवल 250 या 200 ही हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि 4,500 सीएफएs में से वत्सल इज वन ऑफ, तो वी वर ग्लैड टू हैव हिम ऑन आवर पॉडकास्ट। बताएं वैभव। जैसा इंट्रोडक्शन था तो आप ये तो समझ गए होंगे कि कुछ यूनिक और कुछ अच्छी बातें तो डेफिनेटली हुई होंगी। तो इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट लास्ट तक देखना है। जिन्होंने स्टॉक समझना है, जिन्होंने मार्केट को समझना है, वो तो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है स्टॉक्स की। हमने बात करी है एक आम इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करे और उसे क्यों गाइडेंस की जरूरत है और क्यों एक लंबा विजन लेने की जरूरत है। वो एग्रेसिव बाइंग ना करके पेशेंस से बाइंग करे। और हमने ये भी जाना कि गंगानगर का रियल एस्टेट क्यों इतना हाइप पे आज भी है। एंड हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो वत्सल, हमने लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया था आपके साथ, उसमें हमने जानी थी आपकी सीए वाली जर्नी। अभी आपने रिसेंटली 3rd लेवल सीएफए पास किया है, क्लियर किया है। सो टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ दैट सीएफए 3rd लेवल। एंड यू हैव टू स्टार्ट कि मैंने पॉडकास्ट किया था तो मेरा सीएफए क्लियर हो गया। वो आगे तो आफ्टर सीए मैंने सीएफए स्टार्ट किया था, एज यू ऑल नो। और लेवल 1 थोड़ा सीएफए का मुझे थोड़ा सा इजी लगा क्योंकि उसका जो कनेक्टिविटी थी वो सीए के एक एग्जाम थे उससे थी। सेकंड लेवल एक काफी डिफिकल्ट लेवल हो जाता है, जैसे लेवल 1 इन कंपैरिजन टू लेवल 2 काफी इजी होता है। लेवल 2 इज द मेन पार्ट। मतलब अगर आपका लेवल 2 सीएफए का क्लियर हो रहा है तो इट मींस कि आपने 80% सीएफए क्लियर कर ली। एंड लेवल 2 के बाद लेवल 3 में जब मैंने लेवल 2 अच्छे रैंक अच्छे स्कोर से क्लियर किया ना, तो लेवल 3 में मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। कुछ मेरी एडवाइजरी फॉर्म चल रही थी, उस कारण मैं स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो शायद या तो आपके पॉडकास्ट के बाद या आपके पॉडकास्ट से पहले मेरा जो सीएफए लेवल 3 एग्जाम था वो फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था। मतलब मुझे लेवल 3 के अंदर एक अटेम्प्ट लगा है। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पूरा सीरियस होकर इसको दिया, पूरा अच्छे से जो मेरे मिस्टेक्स थे उसको पूरा गो थ्रू किया। एंड सेकंड टाइम में मेरा सीएफए लेवल 3 क्लियर हो गया था। एक क्वेश्चन है इससे मतलब कि क्या एवरीवन कैन गो फॉर सीएफए और देयर इज अ पर्टिकुलर जिसके लिए हमें मतलब सीएफए करना, मतलब कोई भी कर सकता है या पर्टिकुलर ही कर सकता है? जैसे सीए आपने की, सीएफए पर्टिकुलरली सीए ही करेगा या एवरीवन कैन? ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि सीए की डिग्री चाहिए हमें या फिर हमें एमबी होना चाहिए। आप अगर इंजीनियर, इवन मेरे काफी फ्रेंड्स इंजीनियर्स हैं जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग क्लियर की उसके बाद सीएफए के लिए अपियर हुए। सो अपन ये नहीं बोल सकते कि सीएफए कोर एक सीए के लिए बना है, बट सीएफए के अंदर जो डेटा रीडिंग स्किल्स है वो एक इंजीनियर भी जनरेट कर सकता है। बट अगर हम बात करें, अगर कोई इंजीनियर है या कोई आर्ट्स का बैकग्राउंड नॉलेज आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है या फिर आपको प्रॉपर फाइनेंस कोर है आपका, तो आपके लिए मस्ट है मुझे लगता है सर्टिफिकेशन। मैं वत्सल पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखता आ रहा हूँ। अब सीएफए के प्रति जो ट्रेंड जा रहा है वो बहुत ज्यादा जा रहा है। मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड साइड की भी सारे ही अब सीएफए के लिए ट्राई कर रहे हैं। व्हाई? ऐसा क्या हुआ है कंट्री में? क्या हो रहा है कि एक तो नॉलेज का एक्सेस मिल रहा है हमें, दूसरा क्या है कि अगर आप सीए में एंट्री लेते हैं ना, तो सीए में क्या आ रहा है, पूरा 5 साल होने के बाद उसे ये भी नहीं कंफर्म कि वो एक सीए बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। वहीं सीएफए के केस में क्या है कि अगर आप लेवल 1 एंड लेवल 2 क्लियर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आपको एक अच्छा करियर मिल सकता है। आप एक जॉब स्टार्ट कर सकते हैं किसी रिसर्च एनालिस्ट फर्म में, किसी एडवाइजरी फर्म में, या फिर मैं कहूँ किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में। इसको थोड़ा सा बाइफिकेट करते हैं हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो अभी अपना करियर बनाएंगे या उस तरफ चलेंगे, तो उनके लिए पहले थोड़ा सा ये बता दो कि पर्टिकुलरली सीएफए क्या है। और सीए तो डेफिनेटली चलो सबको पता है, बट सीएफए क्या चीज है उनके लिए प्लीज आप बता दीजिए। सो सीएफए बेसिकली ना मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन है। ये आपको बेसिकली वो स्किल्स देता है कि कैसे हमें क्लाइंट का या कैसे कंपनी का वेल्थ मैनेज कर सके, नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट, बट अगर हम बात करें रियल एस्टेट के अंदर भी, या क्लाइंट को कैसे अपने टैक्सेशन मैनेज करने चाहिए, या क्लाइंट को अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या वर्क करना चाहिए,
या क्लाइंट को किस तरीके से अपनी वेल्थ को डिफरेंट एसेट क्लास में से डिवाइड करना चाहिए। जैसे गोल्ड में क्या ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे कमोडिटी में एंट्री लेनी चाहिए, कैसे हमें प्राइवेट इक्विटी में एंट्री लेनी चाहिए। तो वेल्थ बेसिकली ये ना एक ये मान लीजिए वेल्थ गुरु हो गया जो आपको आइडिया देता है या आपको एक एनालिसिस प्रेजेंट करता है कि इस सिनेरियो में ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। सो दैट मींस कि मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स के लिए या बड़े प्लेयर्स के लिए सीएफए एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एसेट होता है। या आई कैन से दैट यस ये है। ओके, और जब आपने ये सोचा, आपने अपनी स्टडीज परस्यू की कि मैं पहले सीए करूंगा फिर सीएफए करूं, आपका विजन क्या था कि हाँ भाई आप क्या करना चाहते हो, आप कहाँ तक पहुंचोगे, क्या आपका विजन था? सो डे 1 पे जब मैंने सीए स्टार्ट किया था तब मेरा विजन नहीं था कि मैं सीएफए करूंगा, और बट डे 1 पे मेरा ये जरूर ड्रीम था कि दैट आई वुड वर्क इन स्टॉक मार्केट्स। तब मेरा एम ये नहीं था कि मुझे एडवाइजरी में इन्वॉल्व होना है, बट इट आई वाज बेसिकली फॉर श्योर कि मुझे अपना खुद का जो पैसा है वो तो मार्केट में इन्वेस्ट करना है और उससे रिटर्न जनरेट करना है। धीरे धीरे जब मैं सीए की जर्नी में आगे बढ़ा तो मुझे पता लगा कि अगर आपको मार्केट में ग्रिप लेनी है या आपको वेल्थ मैनेजमेंट में ग्रिप लेनी है या आपको फाइनेंस के वो आई वुड से कि वो टेक्निक सीखनी है जिससे आप एक अपनी जो वेल्थ है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, तो मुझे पता लगा सीएफए इज द गुड सर्टिफिकेशन व्हिच आई कैन अचीव। तो अब अगर मैं आपको एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछूं कि देखो आपकी स्किल्स आप क्या मानते हो, आपकी फर्स्ट स्किल क्या है? स्टॉक्स, कि हाँ आप स्टॉक्स में एक एडवाइजरी अच्छी या स्टॉक में अच्छा एनालिस्ट करते हो आप, क्या आप वो अपनी स्किल ज्यादा अच्छी मानते हो? हाँ, बेसिकली मेरी रिसर्च स्किल्स है। ओके, तो अगर आप इन दोनों में से कुछ चूज करो कि स्टॉक या फिर सीएफए, तो व्हाट वुड यू प्रेफर? आई थिंक टू बी अ एनालिस्ट सीएफए इज द वे। सो एक चीज करना मतलब हाँ ये हो सकता है कि बिना मैं सीएफए करे एक अच्छी क्लाइंट को सर्विसेज नहीं दे सकता, तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा एनालिस्ट नहीं बन पाता अगर मैं सीएफए नहीं करता, तो आई वुड गो फॉर सीएफए। मतलब आज जो बच्चे स्टॉक के लिए अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें वो इन चीजों को परस्यू कर सकते हैं, सीएफए नो, आप ये कोर्स स्टॉक मार्केट की डिग्री नहीं है ना, आपको सीएफए करने से मार्केट समझना आ जाएगा। बेसिकली सीएफए इज हाउ टू रीड इकोनॉमिक्स, हाउ टू बेसिकली मैनेज वेल्थ। नहीं, ये एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, आजकल का बहुत बिजी और हैक्टिक शेड्यूल है सबका, तो उस हैक्टिक शेड्यूल में सभी चाहते हैं, मतलब मेरे जैसा आम बंदा भी चाहता है कि मेरी वेल्थ मैनेजमेंट हो, तो क्या वो सीएफए अफोर्ड कर सकता है? हाँ अगर आपकी वेल्थ थोड़ा अपन बोल सकते हैं कि आपकी वेल्थ है अच्छी खासी एंड आपकी डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड भी है वेल्थ, जैसे रियल एस्टेट में, सिल्वर पहले से ऑलरेडी इन्वेस्टेड। हाँ जी, तो आई थिंक यू वुड गो फॉर विद द सीएफए फॉर योर मैनेजिंग वेल्थ। चलिए, एक चीज इसमें स्टॉक की अपन ने बात करी तो वहां से बात निकल गई कि पहले दिन ही लोग कहते हैं कि भी मैं आज पैसा लगा दूं और कल ही डबल हो जाए। ऐसा कभी केस आया आपके पास या रोज ही आता है? देखो जब डे 1 पे किसी की मीटिंग होती है तो वो सोचकर तो यही आता है कि मैं पैसा लेके जाऊंगा डबल। हाँ, जनरली ये माइंडसेट ना रिटेल इन्वेस्टर्स का ही रहता है। जो बड़े प्लेयर हैं जिनको हम बोले हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स हैं, उनको समझ है इस चीज की कि मार्केट से कैसे पैसा आता है, बट जो रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ी सी फेक एक्सपेक्टेशंस लेकर ही आता है मेरे पास। तो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे डाउन करते? जैसे ना अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको, 3 दिन पहले मेरे पास एक लेडी का फोन आया कि बेसिकली कि आप क्या करते हैं, मुझे आपसे एडवाइजरी लेनी है। तो वो कहते हैं मुझे ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है, तो वो कहते हैं कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने उनसे पूछा सबसे पहले कि पहले आप बताइए कि अभी तक आप ऑप्शंस में कैसे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं 10,000 रुपीज से ऑप्शंस में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनको यही बोला कि हम ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा एक्टिव ट्रेड्स लेते हैं और एक ऑप्शन सेलिंग के एक कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 1 लाख to 1.5 लाख रुपीज लगते हैं एज अ मार्जिन। Yeah, she was having only 10,000, but the requirement was basically 1,50,000. So I recommended her कि जिस तरीके से मुझे आपका सिचुएशन एनालाइज करके समझ आया है वो यही है कि आपको पहले कैश मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, उसके बाद आपको ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। मतलब आप लोगों को गाइड कर देते हो सही चीज। चलिए, मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को बता दूं कि वी आर सिटिंग विद वन ऑफ द यंगेस्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत यंगेस्ट है, इनसे पहले भी और भी यंगेस्ट हैं, बट ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सीएफए इन द कंट्री। क्यों मैं कभी हमने इनसे बात की तो आई गेस जो सीए और सीएफए है पूरे इंडिया में आई गेस 200 के अराउंड है, 200 to 300। तो उन 200 और 300 में से यू आर वन।
Yes. We are having such a prestigious person with us. Thank you. That's fantastic. Okay, so Vatsal, एक ना स्टॉक मार्केट में एक चीज कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज fearful. ये चीज कहते हैं कि आप तब बाइंग करो जब लोग डर रहे हो स्टॉक मार्केट से. तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मार्केट एक्चुअल में है ये चीज कि जब लोग डर रहे हैं तब आपको इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली वॉरेन बफेट की ही लाइन है जो आपने बोली है. सो बेसिकली वॉरेन बफेट की क्या टेक्निक थी, जब सामान हमें सस्ता मिले, देखो आज अगर हम बात करें मारवाड़ी की, वो मारवाड़ी क्या करता है, 10 रुपए की चीज कहीं सप्लायर से लेता है, उसे 15 रुपए में बेचता है. वही सेम कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में एप्लीकेबल होता है. आपको जो चीज सपोज क्रैश के टाइम में जो चीज आपको 50% डिस्काउंट में मिल रही है, वो जब आप उसे खरीदोगे तो वो नॉर्मल टाइम्स में आपका 75 रुपीज में बिक जाएगा. यही बेसिकली स्टॉक मार्केट का क्रक्स है और यही चीज वॉरेन बफेट ने बताई है. मार्केट में ना जो आम बंदे ट्रेड करते हैं, जो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, ओके, तो उनका ये होता है जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगी डर जाते हैं, है ना, और वो तब होता है पैसा निकाल लो, बस फटाफट निकाल लो, अब तो गई मार्केट. उस टाइम आप क्या एडवाइस देते हो? अगर मैं वैसे जनरली पूछूं, क्या कहते हो कि बी काम, बी पेशेंट, या आप कहते हो कि नहीं 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 नहीं, जैसा आपका मन करे निकाल दो पैसा? नहीं, देखो आई वुड से कि प्रॉपर रिसर्च है. तो अगर वो चीज नीचे जा रही है और काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो वी वुड से कि बाय. मतलब आप जब नीचे जा रही होते तो आप और बाइंग करवाते? नहीं, ये नहीं बोल सकते नीचे जाती हुई चीज को बाइंग करवा रहे हैं, बट अगर हमें लग रहा है कि उसके फंडामेंटल्स वही हैं और अगर स्टॉक गिर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरा मार्केट गिर रहा है इसलिए वो स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है, तो आई वुड से बाय. चलिए, एक चीज मैंने जो सुनी भी है और शायद आपने भी सुनी, लोग पैसे के पीछे भागते हैं. आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? पैसे के पीछे भागना चाहिए या आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि पैसा आपके पीछे आपको फॉलो? बताइए. देखो, आप अगर पैसे के पीछे भागोगे ना तो ना स्किल आता है ना पैसा आता है. अच्छा, आपको ट्राई करना चाहिए. अब बेसिकली मैंने सीए और सीएफए किया. ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन कि लोग कहते हैं अभी पैसा बन जाए, रातों रात हमारे पास पैसे ही आ जाए, लेकिन पैसा ऐसे आना चाहिए या आपके पास स्किल्स हो, धीरे धीरे करके फिर पैसा, यानी कि मनी इज लाइक अ शैडो, आई गेस ऐसा कहा गया है कि अगर मनी हमारी शैडो बननी चाहिए, ऐसा कुछ है? अगर आपने राइट स्किल्स एक्वायर किए ना तो मनी अपने आप आएगा आपके पास. बेसिकली पैसा तब, सपोज कोई अच्छा डॉक्टर है आज, अगर उसकी जो अगर आई वुड से कि जो किसी को डिजीज है वो प्रिडिक्ट करने की स्किल्स उसकी अच्छी है डॉक्टर की, तो अपने आप एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे उसके पास. अब मैंने अगर सीए और सीएफए किया है तो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो महीने का आई वुड से 1 लाख रुपीज भी नहीं अर्न कर पा रहे, और कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे जो महीने का 1 CR भी कमा रहे हैं या उससे ज्यादा कमा रहे हैं. मतलब आपका कहने का मतलब है यू हैव टू बी स्किलफुल, या बेसिकली देन द मनी विल रन. ओके, अच्छा, मैंने ना कल रात को जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने पूरा सोचा था कि यार आपसे कुछ ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे जहां आप कंफ्यूज हो जाओ. ओके, तो विजय केडिया जी की मैंने एक लाइन पढ़ी थी, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस नॉट इन अ कंपनी. मैं वो समझ नहीं पाया अच्छे से, तो उसके बारे में आप क्या कहें? बेसिकली विजय केडिया जी यही बताना चाहते थे कि आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके प्रमोटर्स को, उसकी सेल्स कहाँ से जनरेट होती है, उसका सप्लायर कौन है, वो बेसिकली इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि आपको कंपनी की A to Z चीजें पता होनी चाहिए. बेसिकली आपकी पूरी रिसर्च होनी चाहिए. एंड विजय केडिया जी ने ये बात ही बोली थी कि अगर आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है, किसी स्टूडेंट को आप क्रेयोन से नहीं समझा सकते ना, क्रेयोन्स के थ्रू कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है, इसका मतलब आपकी रिसर्च में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है. एक चीज वत्सल, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन और एक होता है एरर ऑफ कमीशन. ये दो वर्ड्स प्लीज एक्सप्लेन करो हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स को, क्या होता है बेसिकली? सो देखो, ये एरर्स ना हर इन्वेस्टर, चाहे रिटेल हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, वो इनिशियल जर्नी में जरूर करता है ये. एंड गलती, दोनों गलतियां, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन. एंड अगर आप इन दोनों एरर्स को ट्राई करेंगे ना कि किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर पाए, तो धीरे धीरे आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कहीं इशू भी नहीं आएगा इस चीज में. पहले मैं आपको ना एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है वो बताता हूँ. सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट स्टडी की, आपने कोई स्टॉक, स्पेसिफिकली कोई स्टॉक या कोई सेक्टर को स्टडी किया, पर आपने आपके सिस्टम में ना उसको रिजेक्ट कर दिया. जैसे आपकी 10 पैरामीटर्स थे, उस पैरामीटर पे वो सेक्टर सिलेक्ट नहीं हुआ और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, और इवेंचुअली क्या हुआ कि आने वाले 1 साल में 2 साल में उस सेक्टर ने काफी अच्छा अपमूव शो किया. और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है कि जो स्टॉक आप रिजेक्ट कर रहे हो या जो इन्वेस्टमेंट या जो सेक्टर आप रिजेक्ट कर रहे हो वो बार बार ऊपर जा रहा है.
इट मींस कि आपके कहीं ना कहीं सिस्टम में डिफॉल्ट है, मतलब आपका सिस्टम में या वो चेकलिस्ट सही नहीं है, जिसके कारण बार बार वो एरर हो रहा है। एंड इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब क्या होता है कि एरर ऑफ ओमिशन ना कहीं भी अकाउंट नहीं हो सकती। जैसे सपोज मेरे से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और इवेंचुअली उसने अच्छा रिटर्न दे दिया, पर वो कोई डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है ना कि वत्सल ने ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और इसमें 50% पैसा बन जाता, और आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट भी नहीं किया, तो आपका जो 100 रुपीज इनिशियली था वो 100 रुपीज ही रह रहा है। बट अगर बार बार ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब आपके कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस काफी पुअर है और आपको अपने सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। क्या कैसे वर्क कर रहा है? देखो ये ना वन डे जर्नी नहीं है कि आज ही मुझे सारी गलतियां पता लग गई और मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो इंसान धीरे धीरे अपनी गलतियों को, इन्वेस्टिंग इज बेसिकली वॉचिंग अ ट्री ग्रो, मतलब कैसे प्लांट को बढ़ता वो देख सकते हो धीरे धीरे। तो उसी तरीके से ना आपको देखना पड़ता है जो आपने सेक्टर्स या जो इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट की वो किस कारण किया आपने, और ऐसा मार्केट ने क्या चीज किया जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा ग्रो किया। सो बेसिकली दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। हाँ, सेकंड इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन तब होता है जब या तो मेरी कोई ह्यूमन इमोशन के कारण या फिर ग्रीड के कारण या फिर फियर के कारण मैंने ऐसा एक्शन ले लिया मार्केट में जो मुझे पता था कि नहीं लेना चाहिए, पर मैंने फिर भी ले लिया। जैसे सपोज कोई सेक्टर बहुत अच्छा मोमेंटम में था, अब मुझे लग रहा है यार कि मेरा तो सेक्टर मिस हो जाएगा और पैसे लगा, हाँ मतलब मेरे साथ वाले ने भी ऐसे पैसे कमाए तो मुझे भी लगाने हैं, उसमें ना मेरा प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था, बट फिर भी मैंने लालच के चक्कर में या किसी भी XYZ ह्यूमन इमोशन के कारण उसको इन्वेस्ट कर दिया। एंड बाद में वो रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा वो सेकंडरी चीज है, बट आपने एरर ऑफ कमीशन कर दिए। होता यही है अक्सर कि जैसे वैभव ने 2 लाख रुपए कमा लिए, मैं वैभव के पास गया, मैंने कहा कहां से बने, इसने मुझे कहा XYZ स्टॉक से बने, मैंने अगले दिन ही उसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैं कूद पड़ा। क्या ऐसे करना चाहिए या प्रॉपर रिसर्च, मतलब इसने कमा लिया तो मैं भी कमा लेता हूँ, अक्सर ऐसा होता है। मतलब मैंने ये आई हैव वॉच्ड मेनी पीपल कि भाई तेरे 2 बन गए, चल यार मेरे पास भी पड़े मैं भी लगा देता हूँ। इसमें तो कहेंगे ना कि मुझसे एडवाइजरी लो। नहीं, क्या करना चाहिए बेसिकली आप सबको ये पता है। देखो अगर उन्होंने किसी चीज में 2 लाख रुपए कमाया तो पहले तो आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। हाँ नहीं हो, ठीक है, बट उसके बन गए मेरे नहीं बने। तो सर आप ये देखो ना आपने ऐसा क्या किया जो आपके नहीं बने और इनके बन गए। सपोज इन्होंने कोई ऐसा स्टॉक परचेज किया जो आपने नहीं किया और उसके कारण इनके पैसे बने सपोज, तो पहले तो ये देखो कि ये इनका बाय लक हुआ है कि बाय स्किल हुआ है, मतलब कि इनकी प्रॉपर रिसर्च थी कि या वैसे इन्होंने कोई टिप के बेसिस पे पैसा लगाया और वो बन गया, तो वो तो वन टाइम गेम है, उसको अवॉइड करें। अगर वो बार बार ऐसा कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं वो चीज, तो उसका मतलब आप ये चीज देखिए कि आपकी कहाँ स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर सिलेक्शन में कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या गलती हो रही है। आपने एक वर्ड यूज किया टिप, मैं इस टिप भी कहूंगा, ये टिप जो लोग देते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बट इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े महारथी आज की टिप ये है, तो ये व्हाट इज दिस टिप, इज इट अ वर्थफुल टिप या ये ऐसे ही एक लफा घुमाया जाता है, लग गया तो छक्का नहीं तो आउट। बिकॉज आजकल ना जो स्टूडेंट्स हैं 10th 12th और या अपने कॉलेजेस में वो टिप के पीछे भागते हैं, यार इसने टिप दिया चलो ये स्टोर उठा लेते हैं, मतलब ये करना I have seen many of my students who are asking for the tips and they are investing their money. तो क्या ये टिप माननी चाहिए या ये सिर्फ एक लक है? सर देखो अगर आप किसी कहने पे कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ भी ट्रेड कर रहे हो तो वो आपकी मनी है, सामने वाले पर्सन का कुछ नहीं जाना। आज आपने इंस्टाग्राम पे कोई रैंडमली कोई भी रील देखी और उस पर्सन ने सपोज आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड किया और आपने उस पर एक्शन भी ले लिया, तो वो तो इन्फ्लुएंसर तो चला जाएगा, उसका तो काम चल रहा है, उसको तो व्यूज आ रहे हैं, उसका काम था व्यूज लेने का, उसने ले लिए, बट उसके अंदर आपका हार्ड अर्न मनी खराब हो जाएगा। हो रहा है ना ऐसा? सर आप खुद देखिए ना, अगर मैं इस एडवाइजरी प्रोफेशन में आया हूँ तो मैं प्रॉपर सीए किया, सीए के दौरान मैंने उसको सीखा, सीएफए किया, तो मैंने अगर इतना टाइम लगा के इस बिजनेस में आया हूँ और वही मैं रैंडमली उठ के किसी दिन इंस्टाग्राम पे रील्स डालना स्टार्ट कर दूं कि ये चीज बाय करनी चाहिए, ये चीज सेल करनी चाहिए विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च, तो कहाँ तक फेयर है ये? मेरे को लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स लोगों को से धोखा कर रहे हैं, बट इन द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है, कुछ इन्फ्लुएंसर की नहीं रहती जो रिकमेंड कर रहा है, बिकॉज इट्स योर मनी। वत्सल कुछ लोगों का मैंने ट्रेड करने का तरीका देखा है, कुछ लोग होते हैं बहुत अग्रेसिवली सिलेक्शन करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, आप पर्सनली क्या कहते हो या आप पर्सनली क्या करते हो, या तो एग्रेसिव या थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से कि नहीं यार आराम से चलेंगे, आपका क्या तरीका है? और आप या मिक्सचर ऑफ बोथ?
नहीं सर, पहले तो अगर कोई भी मुझे सेक्टर पसंद आता है ना, या कोई भी स्टॉक पसंद आता है, तो पहले तो मैं उसको कुछ दिन वॉच करता हूँ, कुछ दिन या कुछ मंथ्स उसे वीक्स वॉच करता हूँ उसे। जब मुझे लगता है कि मैंने सेक्टर के बारे में पूरा समझ लिया है, उसके बाद मैं सबसे पहले तो ये प्लान करता हूँ कि इस सेक्टर का लीडर कौन हो सकता है, ये सेक्टर का अपकमिंग लीडर कौन सा है। वो सारा कुछ रिसर्च करने के बाद, कंपनी के प्रमोटर्स को समझने के बाद, उसकी पूरी प्रोसेस को समझने के बाद मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ। अगर उस दौरान बाई चांस वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे भी जाता है तो मुझे उस चीज का कोई भी दुख नहीं है। एग्रेसिव डिसीजंस तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, हमारे व्यूअर्स को चलो इतना तो बता दो कि आजकल अगर किसी पे वॉच रखनी चाहिए तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसपे वो वॉच रख सकते हैं, जिसको स्टडी कर सकते हैं, ये तो बता सकते हैं। हाँ, जनरली वैसे ही बता दो। सो आज अपना पॉडकास्ट शूट हो रहा है 28 को, 28 जून को। तो करंटली मुझे लग रहा है कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो इंफ्रा सेक्टर मुझे इंडिया के लिए काफी अच्छा सेक्टर लगता है और काफी ग्रोइंग सेक्टर लगता है। जब आप इंफ्रा की बात करते हैं तो मैं फिर गंगानगर की इंफ्रा पे आ जाता हूँ। आ जाऊं? बिल्कुल। याद होगा पिछले पॉडकास्ट में भी अपन ने बात करी, अभी तक गंगानगर में क्या ऐसा चल रहा है कि गंगानगर की मार्केट अभी भी क्रैश नहीं हुई? सर पहले तो ना ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसके कारण क्रैश होनी चाहिए, वो मुझे आप बताइए। रियल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब रियल बायर्स हैं, या सिर्फ कुछ पूंजीवादी लोग या कुछ 4-5 बड़े गेम चेंजर्स पैसा लगा के और हाइप क्रिएट कर रहे हैं? सर एक तो ना कभी भी कोई भी इतना, मतलब आई वुड से इतना कैपेबल नहीं होता कि वो किसी भी मार्केट को इतने बड़े टाइम फ्रेम के लिए ऊपर रख सके। रियल यूजर्स हैं, गंगानगर में भी रियल यूजर्स हैं और पूरे इंडिया में भी रियल यूजर्स हैं। आपने अभी भी देखा होगा, अभी रिसेंटली डीएलएफ ने गुड़गांव में फ्लैट्स का बेसिकली बिल्ड किए थे एंड एक हफ्ते के अंदर 11,000 करोड़ रुपीस की सेल कर दी थी रियल एस्टेट के अंदर उसने। नहीं, आप मेरे को ये बताओ ना, गंगानगर में या तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसा लगाने, तभी लोग रियल एस्टेट। सर एक्चुअली क्या है कि रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टर का बड़ा पैसा होता है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बड़ा पैसा इन द सेंस, बेसिकली बड़ा पैसा इन द सेंस कि सपोज आपको 1 CR की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और कुछ दिख नहीं रहा उसको, एफडी उसको 7% रिटर्न दे रही है, गोल्ड उसको डर लग रहा है कि गोल्ड को रख लूंगा तो कल को कोई इसका रीजन है, जैसे अगर आप एफडी करवाते हैं या फिर आप गोल्ड परचेज करते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ना रोज इनके रेट्स पता लगते हैं कि गोल्ड आज 1,000 रुपए टूट गया, आज 1,000 रुपए बढ़ गया, या यहाँ से जिस भाव से मैंने गोल्ड खरीदा था वहां से डबल होगा। तो कि इन्वेस्टर को ना प्रॉफिट बुक करने की बड़ी जल्दी रहती है। वो रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है। रियल एस्टेट में क्या होता है? रियल एस्टेट में लेस लिक्विड होता है। वो बेसिकली आज आपने कोई चीज खरीदी, वो आज कल नहीं बिकेगी, हाँ, वो टाइम लगेगा। तो उस दौरान कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर को सपोज किसी दिन लगा कि मुझे सेल करना है, बाई चांस 20 दिन महीने के दौरान उसका व्यू चेंज हो गया। देखो एक्चुअल में तो रियल एस्टेट क्या होता है कि आज आपने खरीदा तो जो आपके चिल्ड्रन है वो बेसिकली रियल एस्टेट का मजा ले सके। हमारे जो जितने भी एंसेस्टर्स होते थे, सही कह रहे हो, यू आर टेलिंग अ गुड फैक्ट कि अपन या आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी खरीदी, एक्स अमाउंट पे खरीदी, आज वो एक्स स्क्वायर भी हो चुकी होगी, एक्स टाइम्स हो चुकी होगी। तो मैं वही वाली बात कर रहा हूँ ना कि आज मेरे पास पैसा है, मुझे गंगानगर में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं गंगानगर की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तभी गंगानगर में तेजी रह रही है, मेरे को ऐसा लगता है, माय ओन व्यू। बाकी आप बताओ। नहीं सर ऐसी बात नहीं, गंगानगर में पहले आपने देखा होगा कि गंगानगर में 10 लाख रुपए का प्लॉट भी काफी डिफिकल्टली सेल होता था। बिल्कुल होता था, बट आजकल मैं फिर आपको बीच में रोक रहा हूँ, आजकल ऐसा होता है वैभव कि लॉन्च हुआ और घंटे भी ब्लैक आ गई, ऐसा क्यों? सर इसका तो मुझे भी नहीं पता। वो डिमांड इज देयर सर, आई वुड से कि नो वही मैंने आपको पहले बोला कि कोई भी प्लेयर इतना बड़ा नहीं है कि वो डिमांड को कंटिन्यूअसली अप रख सके या कंटिन्यूअसली किसी को आई वुड से कि पर्दे में रख सके कि वो रियल एस्टेट को पंप करके रख सके। कहीं ना कहीं रियल यूजर्स की भी डिमांड आ रही है, तब भी प्राइस वहां पे स्टेबल है, नहीं तो अब तक क्रैश भी हो चुका था जो आप बोल रहे हैं। तो बस एक ना इसमें से एक क्वेश्चन आया बिल्कुल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हो भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, आप क्या चूज करोगे? या तो उसको स्टॉक में चूज करना चाहो या उसको गंगानगर की प्रॉपर्टी में चूज करना चाहो, किस पे आपको ज्यादा भरोसा है? मुझे मेरी स्किल्स पे भरोसा है, इसलिए मैं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। मतलब गंगानगर के जो मतलब
प्रॉपर्टी है वहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे कौन से आपकी मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब एक नेशनल लेवल पे बात करूँ तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? देखो सबसे पहले तो इंडियन इंडस्ट्री में जो भी आज तक हम कहीं बड़े बड़े जो वेटेरियन इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ राकेश झुनझुनवाला जी की, या फिर बात करूँ विजय केडिया जी की, एक हमारे CFA के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं सुनील सिंघानिया जी, या फिर मैं बात करूँ प्रशांत खेमका जी की, और आई वुड से कि विकास खेमानी एंड मैनी अदर्स। तो आप इनको स्टडी करते हैं? हाँ जी। अगर इनके द्वारा कोई बुक लिखी गई है या कुछ आप वो स्टडी करते हो? मैं इनके आर्टिकल्स हो गए कोई, या फिर उन्होंने कोई पब्लिक में कुछ सेशन दिया उसको अटेंड करने का ट्राई करता हूँ, और उनकी जो बुक्स है वो तो 100% में ट्राई करता हूँ कि उनकी बुक्स को रीड कर सकूँ। रीजन बीइंग इनकी बुक्स में आपको ऐसी एक बात पता लगती है जिसके कारण आपकी जो आप इतने टाइम से गलती कर रहे थे ना उसका आंसर मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने वैभव जैसे आपने नाम लिया ना, तो केडिया जी के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि he was मतलब he started his journey from zero, is it right? बिल्कुल। तो क्या ऐसा क्या किया उन्होंने कि एकदम ही जीरो से हीरो बन गए? विजय केडिया जी राजस्थान से बिलोंग करते थे एंड मारवाड़ी थे, एंड उन्होंने उनकी फैमिली ने बेसिकली कोलकाता मूव किया। कोलकाता में उनके फादर की जैसे काफी जल्दी एज में डेथ हो गई थी, तो वो बेसिकली घर के बड़े बेटे थे, तो उन्होंने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। उन्होंने बेसिकली अपना ब्रोकिंग बिजनेस संभाल लिया था फादर का। उसके बाद उन्होंने मार्केट में एंट्री ली, तब उन्होंने देखा कि यार पेनी स्टॉक्स या जो हम बोले माइक्रो कैप स्टॉक्स उसमें ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ये दो वर्ड्स आपने यूज किए, प्लीज पॉडकास्ट व्यूअर्स को उनके बारे में बताएं। पेनी स्टॉक्स एंड द अदर वन इज माइक्रो कैप स्टॉक्स। ये बता दीजिए। देखो पेनी स्टॉक्स और माइक्रो कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो 500 CR से नीचे होते हैं, 500 CR की मार्केट कैप से नीचे होते हैं। एंड जनरली स्टॉक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर काफी इजीली मैनिपुलेट कर देता है स्टॉक को। जैसे आपने बोला कि रियल एस्टेट इजीली मैनिपुलेशन हो सकती है उसमें, वैसे इन एक्चुअल हम बात करें तो माइक्रो कैप स्टॉक बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। एंड उसमें क्या होता है, जब भी कोई ना कोई रिटेल इन्वेस्टर उसमें लालच के कारण इन्वेस्ट करता है तो वो उसे ट्रैप कर लेते हैं। जैसे सपोज उन्होंने पहले कोई फेक न्यूज मार्केट में सप्लाई कर दी, तो रिटेल इन्वेस्टर का एकदम से ध्यान वहां पर आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर ने वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एकदम से क्या करेंगे, उसको डंप कर देंगे। तो इस कारण काफी ज्यादा पैसा रिटेलर्स का इस चीज में जाता है। ये अपने फेक न्यूज की बात करें, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेबी ने इन पे प्रोहिबिशन लगा रखा है। सेबी का एक फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जिसमें उसने ये कह रखा है कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। तो कैसे फिर ये कंपनीज अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे देती हैं? देखो सर, क्या होता है कि सपोज किसी प्रमोटर ने कोई आई वुड से सेशन दिया या कोई स्पीच दी, उसने कह दिया बोनस शेयर्स इशू, हाँ जी, और होने नहीं है, नहीं होने हैं, प्रमोटर झूठ नहीं बोल रहा, बट इनडायरेक्टली सपोज किसी न्यूज चैनल ने या किसी भी न्यूज़पेपर मतलब आई वुड से कि जो एडिटर होता है उसने कुछ किसी ने हाइप कर दिया, हाँ, किसी ने किसी तरीके से उसको हाइप क्रिएट कर दिया, एंड कोई इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू वो व्हाट्सएप के अंदर और आई वुड से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वहां पर एकदम से बूस्ट होना स्टार्ट हो गया, या किसी इन्फ्लुएंसर को ऐसा हायर कर लिया उन्होंने जो उनके बारे में बोल रहा है। देखो ये चीज कहीं प्रूवन नहीं है, बट होती है ये चीजें, एंड सेबी अपना पूरा रोल प्ले भी कर रहा है इस चीज को रोकने के लिए, और पूरे प्रॉपर फाइन्स भी लगा रहे हैं। पेनल्टीज आर अप्लाइड, बिल्कुल है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट, अगर आप कुछ भी फ्रॉड कर रहे हैं तो सेबी पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है और आप कहीं भी बच नहीं सकते। बस थोड़ा टाइम लग सकता है, कई बार बाई चांस सेबी ने एक्शन लिया, उसमें आपको सपोज कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए दिया, तो हो सकता है 5 दिन 4 दिन का टाइम मिले, बट इन द एंड अगर आपने गलत तरीके से मार्केट में कुछ ट्रेड किया है तो पूरा रिपोर्ट सेबी के पास होता है। मतलब मार्केट के रिगार्डिंग सेबी बहुत स्ट्रिक्ट ऑलरेडी है। ओके, तो अभी जैसे विजय केडिया जी की बात हो रही थी, तो मैंने ये भी सुना है कि विजय केडिया जी ऐसे शख्स हैं जो छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनको बहुत बड़ी कंपनी बनाने का एक औदा रखते हैं। इज इट ट्रू? विजय केडिया जी, देखो आप, मेरे को लग रहा है शेयर प्राइस जो उनकी कैपिंग लगती है उनकी लेने के बाद उसकी बात कर रहे हैं। देखो उनका एम डे वन से यही है कि मुझे अच्छी कंपनीज ढूंढनी है। पहले तो बेसिकली वो एक ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं होता या फिर जो ज्यादा मीडिया में पॉपुलर नहीं होती। बट अगर हम बात करें उसकी एक्चुअल प्रोसेस की, तो कंपनी अंदर से काफी सॉलिड होती है, बेसिकली हिडन जेम होता है। मतलब वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसे पब्लिकली बहुत वो फेम वाली नहीं, मतलब वो हीरा को तराशता है। बिल्कुल, जैसे एक्चुअल वैल्यूएशन सपोज किसी कंपनी की 1 लाख करोड़ होनी चाहिए, बट वो सिर्फ 10,000 करोड़ है,
और विजय केडिया जी को लग रहा है कि मैं अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे इसमें कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी लग रही है और उनके जो भी फैक्टर्स है वो अच्छे लग रहे हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वो उस मोटिव से कर रहे हैं। बट क्या होता है, जैसे जब कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में एंट्री लेता है ना, तो उसे सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैंने मोर देन 1% स्टेक इस कंपनी में खरीदा है। तो जैसी वो न्यूज बाहर आती है ना, तो रिटेलर विदाउट एनी एनालिसिस वो उस चीज में जंप करता है। बिल्कुल। राकेश झुनझुनवाला जी का भी आपने नाम लिया था, वो बहुत ही एक्सपर्ट थे अपनी इस चीज में। तो वो कैसे इन चीजों को एनालाइज कर लेते थे कि भी उन्होंने मतलब क्या ऐसा करा था कि भी उनको लोग मानते थे, वो जो कह लेते थे ही प्रिडिक्ट एनीथिंग और वो चीज हो जाती थी, ऐसा क्या? उनको इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता था। इंडियन गवर्नमेंट। एंड उन्होंने ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढा है प्रायर द टाइम। जैसे मैं टाइटन की बात करूं, टाइटन टाटा का ही है। हाँ जी। तो वो उन्होंने बिल्कुल आई वुड से कि 200 रुपीज या 30 रुपीज ऐसे रेट्स पे खरीदा हुआ है। ओके। तो उनकी वेल्थ कितने टाइम्स हो चुकी है वो किसी ने मतलब नहीं देखा, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो ओवर द टाइम मतलब वन नाइट में रिच हो गए। ऐसा कुछ उन्होंने पूरे 30 साल एक कंपनी में इन्वेस्टेड रखा अपने आप को। अगर मैं नेशनल एल्यूमिनियम की बात करूं तो राकेश झुनझुनवाला जी ने काफी नीचे नेल्को को खरीद लिया था, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को। उसके बाद उन्होंने पेशेंटली उसको होल्ड किया और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यस। मार्केट में यही ट्रिक है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने के लिए रखेंगे तो वो ओवर द टाइम आपको इंक्रीजिंग वे में रिटर्न देगा। अब मैं इस पे ही आता हूँ। देखो बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं एक एनालिस्ट एक सवाल ये कर रहा हूँ कि लोग आजकल जो चीज के पीछे भाग रहे हैं ना वो है पैसा। आप उनको क्या ऐसी सजेशन देंगे कि पेशेंस रखने से ही पैसा बनता है, जो हमारे पेरेंट्स कर रहे थे या ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे? आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ये है कि कल ही मेरे पास स्कॉर्पियो आ जाए, कल ही मेरे पास थार आ जाए, मेरे को ऐसे पैसे लगाने हैं, मेरे पास पैसे पड़े हैं तिजोरी में और मैं कल ही उस चीज को यूटिलाइज करूँ। आप उसके लिए ऐसा कोई एडवाइस है, सजेशन? देखो सर, अगर ऐसा होता है इन एक्चुअल अगर बात करें तो सबके पास होता, मेरे पास भी। तो क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े हम बोले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी कैपिटल में इतना मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा तो वो फिर ऐसा करके जो भी आपकी प्रोसेस बता रहे हो स्टॉक में ही लगा लेते। हाँ, अगर ऐसा अपन एक दिन में रिच हो पाते अगर ऐसा कुछ करके, तो वो लोग सबसे पहले लाइन में लगे होते क्योंकि उनके पास कैपिटल भी है। तो क्या सजेशन दोगे कि वेट फॉर द टाइम, और टाइम आएगा तो ये होगा? सर देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो टाइम आपकी फेवर में काम करता है। अच्छा, जैसे आपने सपोज आज 10 लाख रुपीज का स्टॉक परचेज किया, तो आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। सपोज उस स्टॉक ने 2 साल बाद परफॉर्म किया, पर अगर आपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो काफी अच्छा था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, आपके बाइंग लेवल्स बहुत अच्छे थे, तो आपको इन द एंड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 1 साल बाद, 1 साल में ना मिलकर 2 साल में मिले आपको, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है। बेसिकली अगर आपको आप बोल रहे हो कि हमें क्विक रिच होने वाली स्कीम चाहिए, तो वो ऑप्शंस ही लगती है लोगों को। तो उसमें हो जाते हैं। उसमें क्या होता है सर, टाइम आपके अगेंस्ट में काम कर रहा होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, उसमें 1 महीने का हमारे पास एक्सपायरी होता है सपोज, तो उसके अंदर आपको 1 महीने के दौरान सही होना पड़ता है। अगर आप बाई चांस आपने जो एनालिसिस किया उसके अगेंस्ट चली गई आपकी जो पिक थी, स्टॉक पिक थी, तो आपका सारा पैसा जीरो। तो जितने भी अगर मैं बात करूं बड़े बड़े जो वेटेरियन इन्वेस्टर्स हैं जिनके बारे में आपको बताया, उन सब ने 20 साल 30 साल मार्केट में इन्वेस्टेड रहे हैं, उसके बाद वो आज इस लेवल तक स्टैंड कर पा रहे हैं। आपको मार्केट में एक ठहराव तो रखना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छे रिटर्न्स चाहिए। ओके, तो वत्सल, आज से 5 साल या 10 साल तक का आपका क्या विजन है कि आप अब आगे क्या करना चाहते हैं? What are your plans actually? Sir, basically my plans are to expand my advisory. Okay. And to up to a national level. Yeah. Okay. And want to be a good son for my parents, not only for my brother। मैं बात करूंगा मेरे जितने भी यंगस्टर्स भाई बहन जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, या फिर कोई भी जो लोग मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं या फिर मैं उनसे किसी तरीके से कांटेक्ट में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ एक अच्छा एग्जांपल क्रिएट कर पाऊँ, एक सोसाइटी को वैल्यू दे पाऊँ बेसिकली। देखो, ये तो सारी चीजें गुड सन, गुड ब्रदर, वो तो डेफिनेटली आप हो। देखो, आप CFA आपने क्लियर कर दिया एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ओके। एंड आपका ब्रदर आपको देख के बहुत सही तैयारी भी कर रहा है, वी नो दैट, ओके। बट एक वो है ना, हम अब किसी के साथ अगर बैठे तो हम कहें भी यार
हमने एक पॉडकास्ट किया था वत्सल खेमका जी का, जैसे हम आज विजय केडिया या राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं, तो हम भी ये कहना चाहेंगे कि यार वत्सल खेमका सर मेरी पूरी ट्राई रहेगी आपको ये मौका देने के लिए। बिल्कुल हम कुछ चाहते हैं कि हम भी ऐसा कोई दिन आए डेफिनेटली। सो ओके, इट वाज वेरी गुड। चलिए मैं एक चीज और पूछूंगा, ये अभी थोड़ा सा रिसेंटली थोड़ा हाइक में भी आया, मतलब थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है, विजय माल्या के बारे में। विजय माल्या ने क्या ऐसी गलती की आएगी अगर मैं ये बोलूं तो, या क्या ऐसा गलत स्टेप उठा लिया जो एक अच्छी एविएशन सेक्टर में पकड़ बना के भी उनको सेल ऑफ करना पड़ा सब? जितना मुझे उनकी स्टोरी के बारे में पता है उससे मुझे यही समझ आया कि वो ना एग्रेसिव एक्सपेंशन पे थे और उन्होंने उस कारण ना काफी डेट या बोरोइंग में कहूँ बैंक से या थर्ड पार्टी लेंडर से काफी बोरिंग उठा ली थी। एंड हिस्टोरिकली इवन हम मार्केट्स में बात करें ना, तो जो भी कंपनी ज्यादा बोरिंग करती है ना एग्रेसिवली, बाय चांस कहीं देखो हर चीज अगर अलाइनमेंट में है तो आप बोरिंग लेके काफी अच्छा ग्रो कर जाओगे। मैं विजय माल्या का केस इसलिए साथ में रेफर कर रहा हूँ वैभव, क्योंकि गंगानगर में भी कुछ लोगों ने बोरिंग्स ली थी और बहुत एक्सपेंशन करी, लेकिन एक गलत प्रोजेक्ट ने उनकी सारी बोरिंग्स पे पानी फेर दिया। बोरिंग्स पे नहीं, वेल्थ पे उनकी सारी वेल्थ पे पानी देखो वही बात है ना, जब तक आप स्पीड से चल रहे हो तब तक तो अच्छा चल रहा है, बाय चांस बीच में एक बम्प आ गया तो वो गाड़ी अगर 200 की स्पीड पे होगी तो वो बहुत बुरी तरीके से रोल होगी। तो तुम क्या कहना चाहोगे कि ये लिवरेज कैसी रखनी चाहिए, मतलब बोरिंग्स और जो इक्विटी है वो बराबर होनी चाहिए, या बोरिंग्स ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, मतलब व्हाट आर योर सजेशंस? ये ना प्रमोटर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बोरिंग इजीली मैनेज कर सकता है, क्या उसके पास इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि अगर कहीं उसका काम अड़ता है तो वो उस चीज को काम को कर सके। दूसरा कि वो जहां से डेट ले रहा है वो कहीं एकदम से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दे कि आज ही हमें इंस्टॉलमेंट चाहिए। दूसरा जैसे वो मान लो बैंक से ले रहा है और मान लो उसने एक जगह पे पैसे लगा दिए, वहां से थोड़ा सा टाइम लग रहा है उस चीज को आने में, जैसे प्रॉपर्टी से जैसा तुमने बताया ना कि प्रॉपर्टी में आने में टाइम लगता है, तो इतने में तो बैंक कह देता है भैया नोटिस पे नोटिस नोटिस पे नोटिस, इतने में वो बैंक उसकी चीज को सीज कर लेता है। तो फिर करे तो करे क्या बंदा? सर इसका तो यही रीजन, इसका तो यही सोल्यूशन है कि बेसिकली लेवरेज उतनी रखे ना जितनी मैनेजेबल हो, वही चीज है। मतलब रिस्क उतना ही ले जितना बेरेबल हो। मतलब अगेन वही बात है, हमारी मार्केट वाली बात है कि पहले अच्छे से एनालाइज, एग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो एक चीज मैंने एक और चीज इसी में ऐड ऑन करना, मैंने किसी का सुना था कि पहले इतनी वेल्थ बना लो फिर उसको लगाओ, ऐसा है? सर ऐसी बात नहीं है, पहले तो जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती है ना आपको लेवरेज थोड़ा सा आई वुड से करेक्ट अमाउंट लेना चाहिए। दूसरा ना लेवरेज एक ऐसी चीज है, जैसे सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी अगर आप कोई बम्प आ जाता है बीच में तो अगर 100 की स्पीड में तो मैनेजेबल है सपोज, वहीं अगर 200 की स्पीड से बम्प आ रहा है तो अगर बाई चांस ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी पलट गई तो गेम एकदम से जीरो पे आ जाएगा। तो बेसिकली स्पीड उतनी रखो, डेट उतना ही रखो अपने ऊपर जितना आप इजीली ब्रेक मार पाओ, इजीली आप बिल्कुल उस चीज को रीपे कर पाओ। विजय माल्या जी ने क्या किया था कि एग्रेसिवली एयरलाइंस एक्वायर कर ली, एग्रेसिवली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाय चांस एकदम से इकोनॉमी में उस टाइम रिसेशन आ गया तो एकदम से जो उस टाइम इंडिया में और आई वुड से कि उस टाइम इंडिया में ना बात करूं लग्जरी फ्लाइट्स की डिमांड भी कम थी, उन्होंने वो डेक्कन भी एक्वायर कर ली जो कि एक इकोनॉमिकल एयरलाइंस थी, उससे भी इम्पैक्ट पड़ा। नहीं सर, डेक्कन एयरलाइंस के उनका गलत डिसीजन इसलिए रहा, रीजन भी उन्होंने ओवर वैल्यूएशन देके उस कंपनी को खरीदा था। ओवर वैल्यूएशन आई वुड से कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चाहे वो इन्वेस्टमेंट कितनी भी अच्छी है बट अगर आपका बाइंग प्राइस गलत है ना तो वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं दे सकती। ओवर वैल्यूएशन से मुझे सत्यम कंप्यूटर्स याद आ रहा है, उसमें भी ओवर वैल्यूएशन हुई थी? नहीं, उसमें ओवर वैल्यूएशन नहीं थी, उसमें एक्चुअल में प्रमोटर्स ने फ्रॉड किया था, मतलब ओवर वैल्यू कर दी थी अपनी एसेट्स या ऐसे कुछ था? वो थोड़ा सा बता दो। एक सत्यम कंप्यूटर्स के केस में क्या हुआ कि जो रामलिंगा राजू थे ना, जो उस कंपनी के प्रमोटर फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया अपने बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर लिया। मतलब हर साल उन्होंने प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करने स्टार्ट कर दिए, अपने जो फिक्स्ड एसेट्स थे या जो भी एसेट कंपनी के पास थे उनको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और उसको बैंक में आई वुड से लैंड करके और वहां से पैसा उठा लिया था उन्होंने। ठीक है,
और उस पैसे से वापस उन्होंने कुछ ना कुछ रियल एस्टेट या कुछ भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया और वो वापस उससे बैंक से लोन लेने के लिए पहुंच गए, और जो लोन ऑलरेडी उन्होंने ले रखा था वो अपनी बुक्स में नहीं शो किया उन्होंने, तो उस कारण वो बार बार इतना टाइम से वो कंपाउंड हो चुका, एक बड़ी स्नोबॉल बन गई थी वो। उस कारण जब वो रामालिंगन राजू ने पब्लिकली कन्फेस किया कि मैंने गलत कर दिया था, वो इसी कारण किया क्योंकि वो चीज उनसे भी मैनेज नहीं हो पा रही थी। उनका पहले तो ये था कि कुछ ना कुछ करके वापस जिससे जो लोन लिया वापस कर देंगे, बट वो इतना कंपाउंड हो चुकी थी चीज की वो खुद भी उस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वैसे मैं ना एक चीज सुनी है अभी, जैसे हम बोरेंज पे बात कर रहे थे, मैंने एक चीज सुनी है कि अगर आपको कोई एक कार लेनी है तो आपको पहले ये देखना चाहिए अगर आप उस कार को 3 बार खरीद सकते हो तो ही आपको वो कार लेनी चाहिए। इज इट सो? ऐसा कुछ होता है? देखो ये रूल्स एक इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक इन्वेस्टर को इजी समझ में आ जाए कि कैसे किस टाइम उसे कार लेनी चाहिए। अगर 3 टाइम्स ना हो तो 5 टाइम्स करके देखो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू यू 5 टाइम्स ज्यादा बेटर है। अगर आप उस चीज को 5 बार खरीद सको तो यानी कि अगर मैं ये आजकल तो आईफोन भी ईएमआई पे चल रहा है यानी कि मैं बोलूं कि भी मेरे पास अगर 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदूं, और लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं था। इसके बारे में क्या कहोगे? मुझे लगता है कि कहीं ना जो हमारी यूथ है ना वो कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में है। आजकल जो इंस्टाग्राम की हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे कोई भी अपने सैड मोमेंट्स या फिर कोई भी डिप्रेसिंग मोमेंट्स शेयर नहीं कर रहा है। सब अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं। हैप्पी मोमेंट्स या फिर आई वुड से कि ओवर एक्सैजरेट करके बता रहे हैं। अगर मैं एक वर्ड यूज करूं, फ्लेक्स कर। नहीं, आप फ्लेक्स करिए, अगर आपने अचीव किया तो करिए। नहीं, अगर नहीं भी करा तभी मतलब माँ बाप के पैसे कमाए हुए हैं और उसी पे वो फ्लेक्स कर रहे हैं। इसमें एक चीज है, जो अचीव करता है ना वो फ्लेक्स करता ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। जो नहीं करता वो करता है। पॉइंट है ना। एक ये रेपो रेट जब से कम हुई, इकोनॉमी में आ रहा है, अभी लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते हो जाएंगे तो वही वाली बात, लोग फिर उस पे आ जाएंगे। तो मेरा घूम फिर आके वही क्वेश्चन आ रहा है कि इज इट राइट, और रेपो रेट शुड बी जो था वही रहना चाहिए? नहीं सर, रेपो रेट तो कम होना बहुत जरूरी था। अच्छा, किस लिए सर? अब मैं को पूरी साइकिल समझाता हूँ। जैसे सपोज रेपो रेट कम हुआ, आपको पहले 9% पे जो चीज लोन मिल रही थी बैंक में, वो 8% पे मिलेगी, वो 8.5% पे मिलेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे सपोज मैंने कोई लोन ले रखा था, एक्जिस्टिंग लोन मेरा पहले चल रहा था, लेट्स से मैंने 50 लाख का लोन ले रखा था 9%। ठीक है, तो अब वो पहले मेरे को बर्डन था ईएमआई का, मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा कट रहा था, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, मुझे ज्यादा 4000 पे मेरी इंटरेस्ट सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज थी, तो आफ्टर ईएमआई में बस काफी कम बच रहा था, क्योंकि इकोनॉमी में इतना इन्फ्लेशन था। जैसे सपोज मुझे जो 10 रुपए की चीज थी वो 15 रुपए की मिल रही है, तो है ही है। कोई टैक्स के कारण, कोई मैंने अगर सपोज कार खरीदी उसका लोन लिया, कोई अगर सपोज मैंने हॉस्पिटल में कोई मैं एडमिट हो गया, कुछ भी हो गया, हर चीज में खर्चा है। हाँ, तो वो हर चीज महंगी मिल रही थी। रीजन बीइंग कि जो भी उन कंपनीज की बोरिंग कॉस्ट है वो भी हाई थी। तो अब सबका जब रेपो रेट कम होता है तो सबकी बोरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो वो चीज मुझे थोड़ी सस्ते में मिलेगी। उसके कारण मेरे पास जो इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस बचेगी वो थोड़ी ज्यादा बचेगी। यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्पोजेबल इनकम? यस, बेसिकली ये डिस्पोजेबल इनकम एक मिडिल क्लास के लिए काफी बड़ी चीज है। अगर हम बात करें मिडिल क्लास के लिए, तो आज का जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ईएमआई के कारण इतना परेशान हो चुके थे कि वो ईएमआई पे करने में भी काफी मुश्किलें फेस कर रहे थे। ये क्या सजेशन देते हो कि जब रेपो रेट कम हो तब लोन लेना चाहिए, या सर रेपो रेट कम करने का रीजन ही बैंक गवर्नमेंट का ये होता है कि लोन ले जो इंडस्ट्रीज है वो लोन ले एक्सपेंशन के लिए, या सपोज मेरे जैसा कोई बेसिकली लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस लिक्विडिटी को कंज्यूमर लोन के फॉर्म में यूज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फॉर्म में यूज करते हैं। बट इसका एक रिवर्स इफेक्ट भी तो पड़ता है अच्छा, कि आज रेपो रेट कम हो, फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी कम हो, तो मेरे जैसा एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा वो एफडी में प्योरली इन्वेस्ट कर रहा था, वो कहाँ जाए? उसको क्या गाइड करोगे कि भाई अब एफडी में तो तेरे को 6.57 मिल रहा है, अब तेरे को कहाँ जाना चाहिए? इन्वेस्ट करना है मुझे तो क्या करना चाहिए? देखिए सर, इन्वेस्ट कहाँ करना है वो तो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड है। आप समझ नहीं रहे। जैसे मैं पहले एफडी ले रहा था, इतने परसेंट 8% या 7.5 मिल रहा था, अब वो कम हो गया, तो आप गाइड कर सकते हैं कि स्टॉक में लगा ले वही चीज या म्यूचुअल फंड्स में लगा ले? देखो मैं बताता हूँ सर आपको, अगर एफडी की रेट कम हुए हैं, पहले हम एफडी में क्यों बोलते थे कि 7% भी कम लगता है हमें, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा था,
अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है वैसे वैसे ही तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं अपने रेपो रेट कम किए। तो पहले 8% रिटर्न भी कम था, और अगर अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया तो 7% रिटर्न भी एक अच्छा रिटर्न है। सपोज ओके, ये अकेला मतलब आप इसे ठीक हाँ, रिटर्न मान रहे हैं। ठीक रिटर्न नहीं मान रहे, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एफडी के रेट कम हुए तो वो इकोनॉमी को देखते हुए हुए हैं। इन्फ्लेशन भी तो उस अकॉर्डिंगली बिल्कुल कहीं ना कहीं कम कंट्रोल होगा, हुआ है। ये आपको तो उसका इससे return एक और क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, गोल्ड प्रिडिक्शंस बहुत है, और मैं अगर लास्ट ईयर का मैं डाटा पढ़ रहा था 22% इंक्रीज आया गोल्ड में, तो गोल्ड भी एक ऑप्शन हो सकता है। देखो अगर आपको किसी रीजन के कारण गोल्ड परचेज करना है, सपोज आप मैरिज के लिए, तो वो एक अनअवॉइडेबल रीजन है। आपको जो गोल्ड किसी भी प्राइस में मिल रहा है, अगर आपका ट्रेडिशन है कि गोल्ड हमें परचेज करना है तो वो करना है। एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि बेसिकली थोड़ा डाउनसाइड का वेट करना चाहिए अगर गोल्ड नीचे आता है। अभी चलो इसी पे क्वेश्चन है, अभी तक आया? देखो कब अगर हम बात करें कोविड में एकदम से डिप आया था गोल्ड में, मैं मान गया, लेकिन तुम लास्ट 5 साल का ट्रेंड 2021 से 25 तक अपन अपने गूगल खोल लेते हैं, डाटा अपने सामने आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा है। और अभी जो देखो, मैं किसी प्रेडिक्टर की बात सुनता नहीं, लेकिन प्रेडिक्शन ये है, वो कहते भी बाय द गोल्ड आफ्टर 6 months यू विल सी कि देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज। व्हाट यू से अबाउट दिस? पहले तो मैं 6 months की टाइम फ्रेम से बात नहीं कर रहा, इस टाइम प्रीशियस मेटल्स का चल रहा है। प्रीशियस मेटल से कुछ भी मार्केट में, कुछ भी वर्ल्ड में कोई भी लड़ाई हो रहा है, कुछ भी कोई कंट्री रिसेशन में जा रहा है, कोई कंट्री रिसेशन से बाहर आ रहा है, तो भी गोल्ड या सिल्वर इंक्रीजिंग ट्रेंड में। सिल्वर भी इसके साथ साथ हाँ जी। तो क्या होता है, किसी एक इंडस्ट्री का टाइम या एक आई वुड से कि किसी एक एसेट क्लास का टाइम चल रहा होता है। मतलब आप ये कहना चाहोगे ना कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सिल्वर ऑर्नामेंट्स का टाइम चल रहा है? टाइम चल रहा है, पर ये किसी को नहीं पता ना कि वो कब वो टाइम खत्म हो जाए। जरूरी नहीं कि ऐसे आए वो, क्या पता वो इस रेंज में कंसोलिडेशन में चला जाए। मतलब मुझे लग रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट 2 years गोल्ड में आपको रिटर्न ही ना मिले, क्योंकि गोल्ड इसी प्राइस में या इसी रेंज में स्टेबल हो जाए। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हाँ भाई अगला 1 साल या 2 साल वो इसी प्राइस रेंज में चलता रहे, पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। तो आज के टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, दिस इज नॉट मैं कोई प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू यू आज गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपकी चॉइस नहीं, आपकी चॉइस नहीं है सर। ये डिसीजन ना टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, आपका टाइम फ्रेम कितना बड़ा है। चल फिर मैं उसी पे आता हूँ। मान लो मेरे पास 50 लाख, 10 लाख मैंने एफडी में लगा दिए, 10 लाख मैंने गोल्ड में लगा दिए, 10 लाख मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, 20 लाख मैंने वैसे स्पेयर किए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड में बढ़ेंगे, एफडी में बढ़ेंगे। मतलब हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे पैसे बढ़े, कोई नहीं चाहता कि मेरे पैसे। तुम क्या सजेशन देना चाहोगे हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स को कि क्या क्या करना चाहिए कि स्टॉक में भी लगाओ और ये देख के लगाओ कि टाइम फ्रेम ये है कितने में बढ़ना चाहिए, क्या कहना चाहिए? तो सर जो हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं वो किस लिए क्रिएट करते हैं, ताकि बाय चांस कोई एसेट क्लास अगर नहीं रिटर्न दे पाया तो जो बाकी एसेट बचे एसेट क्लासेस हैं वो में रिटर्न दे दे। तो एक ये चीज मैं इस पे आऊंगा, पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। व्हाट इज पोर्टफोलियो एंड हाउ यू सेलेक्ट वेरियस स्टॉक्स एंड उसको आप फिर पोर्टफोलियो में डालते हो, बंदे को देख के या मार्केट को देख के? सो पोर्टफोलियो एलोकेशन डिसीजंस ना हमें 2 लेवल्स पे लेने पड़ते हैं। क्या क्या लेवल? पहला लेवल तो ये होता है कि हमें किस एसेट क्लास में जाना है। जैसे रियल एस्टेट एक अलग एसेट क्लास है, प्रीशियस मेटल्स गोल्ड या सिल्वर एक अलग एसेट क्लास है, एफडी एक अलग एसेट क्लास है, स्टॉक्स अलग एसेट क्लास है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना पैसा किस एसेट क्लास में डालना है। सपोज मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा भाई वत्सल आई हैव 50 lakhs with me, बताओ क्या करूं? एक बार थोड़ा सा जनरलाइज कर दो कि भी क्या करूं। तो सर पहले तो मैं आपको ये देखूंगा ना कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से, कैसे आपके एक्सपेंसेस मैनेज होते हैं, कहां से आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, कहां पे आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है। मैं एक टीचर हूं, मेरे को सैलरी आ रही है, मेरे को ट्यूशन से आ रहा है, दिस आर माय अर्निंग्स। अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे को बताओ कहां कैसे कैसे करूं? सर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों की क्वेश्चन है। लोग यही कहते हैं, घर पे बैठा हुआ बंदा पैसे लेके बैठा है, बस वो डर रहा है कि मैं आज किसी स्टॉक एनालिस्ट के पास चला गया, उसने मेरे 50 के 50 लगवा देने। समझो बात। मैं ये तभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लोगों को पता लगे कि वत्सल खेमका के पास अगर हम आए हैं तो वो हमारे ऐसे ऐसे पैसों के एलोकेशन कर रहा है और ये चीज क्या है कि इसमें इतना इतना रिटर्न तो आपका बन ही है। देखो सर बन ही जाएगा तो पहले तो गलत टर्म है। अच्छा, ये गलत टर्म। दूसरा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपके कितने पैसे मार्केट में जाने चाहिए, कितने नहीं जाने चाहिए। और हम
जब तक मैं आपको स्टडी नहीं करूंगा ना, आपकी क्या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपकी फैमिली स्ट्रक्चर है, कैसे इनकम जनरेशन होती है, या कैसे आप लोग अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठे, क्या आपके गोल्स हैं, उन सबको देखने के बाद हम एलोकेशन डिसीजन। आप पहले बंदे को पूरा एनालाइज करते हैं, फिर उसकी पोर्टफोलियो मैनेज, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है अक्सर? तो केस टू केस डिपेंड करता है ना, ये कोई एक फिक्स आई वुड से कि इसका कोई ना एक डिफाइंड आंसर नहीं है। ये कोई पता नहीं लगा सकते, ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन लगे और ऐसा भी हो सकता है कि 4 दिन में। 4 दिन। ओके, तो कॉन्वर्सेशन वाज अमेजिंग और हमारा पॉडकास्ट सेकंड है और हमें उम्मीद भी है कि आगे आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑडियंस की डिमांड पे हमने ये सेकंड पॉडकास्ट रखा है और आपका पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट हमारा गया था। थैंक यू। एंड टुडे अगेन इट इज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए पूरी उम्मीद है कि मिलेंगे, और हमारे व्यूअर्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप कुछ कहना चाहो। मेरे अकॉर्डिंग जो इंडिया है काफी फेवरेबल जोन में स्ट्रक्चर कर रहा है। आज अगर हम इंडिया की, चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं, चाइना में क्या है कि रियल एस्टेट आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की इंडस्ट्रीज ने काफी ग्रोथ कर ली है, तो वो अपना बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में आ गए हैं। उनको हर साल 12% की ग्रोथ नहीं दिख रही। इंडिया में क्या है कि इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है, इंडिया में भी इंडस्ट्रीज के अंदर कंपटीशन बहुत कम है, तो अभी इंडिया को बहुत अच्छे से ग्रो करना है एंड नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स इंडिया के लिए काफी फेवरेबल है। तो अगर हम किसी भी एसेट क्लास की बात करें, किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर आप 20 साल के लिए किसी भी चीज को होल्ड करते हैं, किसी भी एसेट क्लास से जुड़ते हैं, तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम। अगर आप मार्केट को 2 महीने में जज करेंगे, ट्राई करेंगे, तो हो सकता है आप लॉस कर लें, पर अगर आप 5 साल 10 साल का विजन लेके चलें, मार्केट के साथ पूरी अप्स एंड डाउन्स देखें, तो आई एम श्योर एंड हिस्टोरिकली ये चीज प्रूवन है कि निफ्टी ने जब भी डिप शो किया है और वहां पर किसी इन्वेस्टर ने बाइंग की है, तो ऑन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 इयर्स उसकी वेल्थ बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर डेफिनेटली फेवरेबल फॉर अस। चलो, दैट वाज ग्रेट, मजा आ गया। व्हाट्सएप, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।